एक अन्य मित्र ने लिखा है, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो पहले मैंने लिया, कि कितना भी हर व्यक्ति को ये बात पता है, एक सत्य है कि हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी, फिर भी मृत्यु एक पहेली है कि अच्छा खासा चलता फिरता बोलने हंसने वाला व्यक्ति आखिर चला कहाँ जाता है, केवल शरीर पड़ा रह जाता है। आखिर क्या घटता है कि शरीर निर्जीव रह जाता है और सब कुछ खत्म। इसको स्वीकार तो व्यक्ति कर लेता है क्योंकि ये तो होता ही है, और दूसरे एक्सेप्टेंस के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है व्यक्ति के पास। पर पहेली तो फिर भी रहती है। क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित ही पहेली है, और पहेली को एंजॉय करें। तमाम पहेलियां सुलझाने के लिए नहीं होती हैं। जिस सीमा तक आप सुलझाएंगे उसके आगे फिर उसमें कुछ गुत्थी निकल आएगी, तो कुछ चीज़ों को स्वीकार करना ही पड़ता है। मृत्यु का फिनोमिना ऐसा ही रहा है। मनुष्य इसको समझने की चेष्टा करता रहा है और इस पर तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम अवधारणाएं वो क्रिएट करता रहा है, निर्मित करता रहा है, लेकिन कोई भी बिल्कुल सटीक कॉन्सेप्ट, अवधारणा अभी तक उसके पास नहीं है। सबसे सटीक और निकटतम, नियरेस्ट अगर हम पहुँचें तो वो यही बात है कि जो हमारा बॉडी माइंड है ये एक प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह है। शरीर मन एक प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह है, और हमारी जो ये चेतना है, जिसको हम चेतना कहते हैं, उसके कॉम्बिनेशन के साथ ये फंक्शनिंग शुरू होती है। ऑब्वियसली ये फंक्शनिंग बहुत मिस्टीरियस है, इसके बारे में पूरी तरह जाना जा सकना संभव नहीं हुआ है, लेकिन इतना व्यक्ति को महसूस ज़रूर हुआ है कि वो फंक्शनिंग चलती है। शरीर और मन से इतर भी, उससे ज़्यादा भी उसके अस्तित्व की सत्ता होती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट व्यक्ति ये पैदा करता है कि शरीर से कुछ निकल जाता है, चला जाता है, तो शरीर खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह है, तो बस जैसे आप शट डाउन कर देते हैं अपने सिस्टम को, इलेक्ट्रिसिटी डिसअपियर हो जाती है और सिस्टम वैसा का वैसा पड़ा रह जाता है, यानी कि वो जो मैकेनिकल प्रोसेस है वो शट डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही मृत्यु में जो ये प्रोग्राम्ड रोबोट है, इसका सारा प्रोसेस शट डाउन हो जाता है। अब अगर आप अपना सिस्टम, कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो उसमें भी आप सोचेंगे कि फिर क्या होता है, उससे क्या निकल कर कहीं चला जाता है। सब कुछ वहीं का वहीं रहता है। जो इलेक्ट्रिसिटी उसको फंक्शन कर रही होती वो अपनी जगह रहती है। सिस्टम जब आप ऑन करते हैं तो फिर से उसके कॉम्बिनेशन में सब कुछ अलाइव होता है। जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग अलाइव होती है, जिस तरह की प्रोग्रामिंग है वही अलाइव होती है, उसके सिवा कुछ और अलाइव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, प्रोग्राम्ड है वो एक ख़ास तरह के काम करने के लिए, और आप उम्मीद करें कि अब उससे एयर कंडीशनर की तरह हवा, हालांकि हम कभी लगा दें उसमें तब तो अलग बात है, हम करने को तो तमाम चीज़ें कर सकते हैं, आजकल कर ही रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपका जो अभी के करंट सिचुएशन है कि आपका जो कंप्यूटर है वो एयर कंडीशनर का भी काम करने लगा है या वो माइक्रोवेव का काम करने लगा है, वो आप नहीं एक्सपेक्ट करते क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग वो नहीं है। किसी दिन हो सकता है हम ऐसे सिस्टम बना लें जिसमें सभी कुछ हम कर लें, ऑन किया तो माइक्रोवेव से लेकर और हेयर ड्रायर से लेकर सब कुछ उसी में हो। मोबाइल में तो हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे तमाम चीज़ें करने की तरफ। तो चूँकि वो खास प्रोग्राम में डिज़ाइंड है तो वही पॉपअप होता है उससे। बात समझें, उदाहरण के लिए कोई उदाहरण देखिए एब्सोल्यूट नहीं होता, हमेशा एक बात तो ये याद रखें, कोई भी उदाहरण जब कोई भी देता है तो कभी ये नहीं मानना चाहिए कि ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसा ही तो नहीं होता है, उदाहरण केवल एक इशारा होता है। तो बॉडी माइंड जैसा प्रोग्राम्ड रोबोट है तो उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो उस कॉन्शियसनेस के रिफ्लेक्शन में अपना काम करती है। अगर हम कॉन्शियसनेस को उस इलेक्ट्रिसिटी, उस पावर सोर्स की तरह इमेजिन करें, सिंपल,
और जब वो किन्हीं भी वजहों से, कोई भी वजह हो सकती है, विड्रा होती है तो सिस्टम वहीं पड़ा रह जाता है, बस शट डाउन हो जाती है मशीन, ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, कहीं कुछ आता जाता नहीं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहीं आती जाती नहीं, उसी तरह से कहीं कुछ आता जाता है। कुछ आता जाता है, इसके आधार पर ही तमाम तरह का जो रिलीजियस फैंटेसी का वर्ल्ड है वो पैदा हुआ। और आप ये कहें कि नहीं, पुरानी किताबों में तो ये लिखा है कि आत्मा निकल जाती है, फिर चली जाती है और फिर कहीं बैठती है और कहीं किसी लोक में जाती है, तो ये पुराने लोगों के अपने समझाने के तरीके थे। वो जितना वो उस समय समझ पाए होंगे, गुत्थी तब भी यही रही होगी, उतना उन्होंने समझने और समझाने की कोशिश करी होगी। एब्सोल्यूट ट्रुथ ना वो बात थी, ना एब्सोल्यूट ट्रुथ ये बात है जो मैं कह रहा हूँ। यानी कि ऐसी बातों में कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता। हम नज़दीक से नज़दीक पहुँचते हैं। और मृत्यु ऑब्वियसली एक गुत्थी तो रही है और रहेगी भी, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस अपने आप में एक गुत्थी है, अपने आप में एक रहस्य है। बेशक वो मशीन है, लेकिन मशीन से कुछ ज़्यादा भी है। प्रोग्राम्ड कंप्यूटर या प्रोग्राम्ड रोबोट वो सब कुछ नहीं कर सकते या कर पाते हैं जो ह्यूमन करता है। तो वहाँ पर हम उससे अलग होते हैं। और हम कहाँ पर अलग होते हैं, ये अपने आप में एक और गुत्थी है, एक और पहेली है, एक रहस्य है। यानी कुछ लोग तो हमको ऐसे ही दिखेंगे जैसे वो बिल्कुल मशीन ही हैं, उस रोबोटिक नेचर से वो बिल्कुल आगे ही नहीं जाते। और कुछ लोग हमको ऐसे भी दिखाई देंगे जो उस रोबोटिक नेचर से आगे जाते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा भी अपने अंदर लाते हैं। तो ये भी एक ऑब्वियसली पहेली है, क्योंकि इसको, और वो बिंदु कौन सा है जहाँ पर ये जो डिफ्रेंशिएशन है, ये भेद शुरू होता है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये सबने देखा है कि ह्यूमन बीइंग के पास वो क्षमता भी है जो अस्तित्व ने दी हुई है, वही उसको अलग करता है और वही सबसे महत्वपूर्ण भी है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मशीन नहीं हैं, हम मशीन हैं। ये शरीर मशीन है और मन भी एक प्रोग्रामिंग की तरह है, उसको याद रखने से आसानी रहेगी। और कुछ आता और जाता है, ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को कंफ्यूज करती रहेंगी और तमाम तरह के सुपरस्टिशन पैदा होते रहेंगे। क्योंकि क्या आया गया ये आज तक कहीं इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इतना ज़रूर समझा जा सकता है, कुछ मिस्टीरियस प्रोसेस घटता है, उसको भी आज हम समझने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हम मनोविज्ञान के तौर पर ये चीज़ समझ चुके हैं कि हम एक कलेक्टिव माइंड में रह रहे हैं, हम एक इंटरकनेक्टेड एनर्जी फील्ड में रह रहे हैं। अब हम मार्फोजेनेटिक फील्ड्स की भी बात कर रहे हैं, यानी कि जो एक दूसरे को प्रभावित करने वाले ऊर्जा क्षेत्र हैं, जो तमाम विचारों भावों पर खड़े होते हैं, उन सबको हम समझने लगे। यानी कि जो प्रोसेस है पूरा, वो बड़ा टोटलिटी का है और समग्रता से निकलता है। तो कौन कैसा क्या आगे होगा, ये उस टोटलिटी पर निर्भर करता है। ये मशीन से ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। और हम धीरे धीरे इस बात को आगे और समझते रहेंगे। मृत्यु के बारे में अगर हम अभी इतना ही समझ लें और फिलहाल उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, तो शांति लोगों को ज़्यादा मिलेगी और परेशानियां भी कम होंगी कि ये एक सिस्टम था जो शट डाउन हो गया, अस्तित्व में बस ये काम पूरा हुआ। आप कहेंगे हमारा रिश्ता, हमारे संबंध, क्या वो सब ख़त्म हुए? तो अगर आप एक्चुअली और साहस के साथ पूरी बोल्डनेस से उसको देखेंगे तो हाँ, सचमुच में ख़त्म हुए। लेकिन हम कल्पना करना चाहेंगे कि नहीं, कुछ अभी आगे जाना चाहिए, कुछ बचना चाहिए, तो फिर हम कल्पनाएं बनाएंगे। फिर इसी में तमाम तरह की जो रिलीजियस लोगों की
फैंटेसीज हैं वो आ जाएंगी। तो वो एक अलग मसला है जिसको आज के हम एज में पूरी तरह छोड़ चुके हैं पीछे। कभी कभी हैरानी अभी क्या हो रही है, सोशल मीडिया का जो रिवोल्यूशन और एक्सप्लोजन हुआ है कि अब हम उन बातों पर भी लौट कर चले जा रहे हैं जिनको हम समझ चुके हैं। यानी कि तब पैथेटिक हो जाता है कि जब हमको वो बातें भी समझानी पड़े जिनको हम आज से तमाम साल पहले पूरी तरह समझ चुके थे। यानी कि हमको वो लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़े जिनको हम पहले जीत चुके हैं, क्योंकि अब सब नॉलेज अवेलेबल है। वो नॉलेज भी अवेलेबल है जो ऑब्सलीट हो गया है, जो ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसी को पहली बार सुनने को मिला, देखने को, अरे ये तो पहली बार देखने को मिला। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ये बात मैं बताऊं तो बात क्लियर होगी कि पुराना और अब का कैसे सब गड्ढमड्ढ हो रहा है। सोशल मीडिया की एज में हम बहुत ही अच्छी अवस्था में और बहुत ही डेंजरस अवस्था में। अच्छी अवस्था ये है कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा है, आप उसको बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं और अपने को बेनिफिट कर सकते हैं। डेंजरस पहलू ये है कि सभी कुछ एक्सेसिबल है, जो कुछ ख़त्म हो चुका है, बेकार हो चुका है, वो भी एक्सेसिबल है। और लोग तो अलग अलग पॉकेट्स में जीते हैं अपनी समझ के। तो किसी को वो वाली पॉकेट से इनकाउंटर हो गया जो अब काम ही नहीं करती, तो कहेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल ये तो नई फाइंडिंग हो गई। मेरे पास भी ऐसे तमाम लोग आते रहते हैं जिनको कुछ पता चलता है, उनको लगता है मैंने जैसे नई खोज कर ली। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि तकरीबन 100 साल पुरानी ही बात हो गई। आपने सुना होगा नाम मेस्मरिज्म। मेस्मर एक फ्रेंच पर्सन था, तो उसने एक हीलिंग का सिस्टम ईजाद किया। हिप्नोसिस को मेस्मरिज्म कहते हैं, उसके नाम पर ही पड़ा, लेकिन बाद में प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड आ गया हिप्नोसिस। और आज भी हम इंग्लिश डिक्शनरी में इस वर्ड को पाते हैं। जैसे कोई किसी को बहुत प्रभावित कर दे तो हम कहते हैं कि उसने मेस्मराइज कर दिया। हम तो उसको देखकर पूरी तरह से मेस्मराइज हो गए। मेस्मराइजिंग इफेक्ट, ये मेस्मर के नाम पर वर्ड ही क्रिएट हो गया। और ये व्यक्ति क्या था, इसको कुछ समझ आई इंसान के ह्यूमन बिहेवियर की, तो अपने हाथ में एक एबोनाइट की रॉड रखता था और एक बहुत पैलेसियल जगह पर रहता था। लोग उसके पास हीलिंग के लिए आते थे, चिकित्सा के लिए। वो एबोनाइट की रॉड लेकर उतरता था और वो बताता था कि एक यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म होता है और एक इंडिविजुअल मैग्नेटिज्म होता है। तो जब इंडिविजुअल मैग्नेटिज्म का कनेक्शन यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म, आप सुनिए बात कितनी आपको भी लॉजिकल लगेगी। आज के टाइम भी आप सुनेंगे तो कहेंगे नहीं बात तो बिल्कुल लॉजिकल है, और लेकिन आप पीछे लौट जाएंगे तकरीबन 100 साल से ज़्यादा। तो वो कहता था कि जब ये मैग्नेटिज्म का बैलेंस चला जाता है तो व्यक्ति बीमार पड़ता है, और इस एबोनाइट की रॉड से मैं उस यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करके उसमें स्टोर करता हूँ, और जब उस व्यक्ति को टच करता हूँ तो वो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म फिर से उसके शरीर में जाता है और बैलेंस हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। और बड़े बड़े जो भी उस समय के राजे महाराजे हुआ करते थे, अमीर लोग, सब उसके क्लाइंट थे। और पूरा उसका सिस्टम था तमाम, वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जैसे एक पॉन्ड बना रखा था उसने, जैसे आप बड़ा सा टब समझे, बाथ टब, उसमें लोहे के टुकड़े पड़े होते थे। वो कहता था मैग्नेटिज्म है तो ये सब बॉडी से इंटरेक्ट करेगा। उस पानी में लोग खड़े होते थे और फिर मेस्मर उतरता था ऊपर से, लोग उसको देख रहे होते थे। और वो जब एबोनाइट की रॉड से टच करता था तो लोग कई बार रोने लगते थे, कई बार हंसने लगते थे, कुछ फेंट हो जाते थे, कुछ उछलने लगते थे, और तमाम तरह के ठीक हो जाते थे। फिर क्या हुआ कि ये चलता रहा तो कुछ एक बार ये शक हुआ लोगों को कि भाई ये सचमुच में होता है या ये सब कुछ ऐसे ही है, इस पर कुछ रिसर्च भी होनी चाहिए पूरे तौर से। तो कुछ जो रॉयल फैमिली के लोग थे उन्होंने एक साइंटिस्ट का ग्रुप बनाया, उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे फेमस साइंटिस्ट ये सब भी थे।
तो इन सब ने मिलकर रिसर्च शुरू करी कि व्हाट इज़ दिस फिनोमेना एक्चुअली, ये है क्या, क्या सचमुच में कोई मैग्नेटिज्म आता है, जाता है, ट्रांसफ़र होता है। तो आज तो हमारे पास जांचने के तमाम उपाय हैं, पहले तो उतने नहीं भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने देखा। कुल मिलाकर सारी रिसर्च के बाद ये इस्टेब्लिश हुआ, उस जो साइंटिस्ट की टीम थी उसने ये इस्टेब्लिश किया कि ये केवल साइंस ऑफ सजेशन है, मेंटल सजेशन। वो बहुत स्ट्रांगली सजेशन देता है लोगों को और लोग उन सजेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। सारा ड्रामा केवल उन सजेशंस को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए होता है। बस जब लोगों को ये बात समझ में आई तो मैस्मरिज्म ख़त्म हो गया और उसके बाद कहते हैं सब क्लाइंट उसके चले गए और राज खुल गया। ये नहीं कि वो कोई बेईमानी कर रहा था, मुद्दा ये था कि अब वो ज़रूरत नहीं रह गई उस चीज़ की, वो राज खुल गया, ख़त्म हो गया। लोग समझ गए कि सजेशन की साइंस थी, सजेशंस को तो हम सिस्टमेटिकली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका रोल ये रहा, कहते हैं कि उसके बाद जो सिस्टमेटिक हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी है वो डेवलप हुई, जो सजेशन की साइंस थी। तो अब हम साइंटिफिकली उस सारे प्रोसेस को जान चुके हैं कि कैसे हम माइंड को सजेशन के साथ फंक्शन करवा सकते हैं और कैसे माइंड हमारा फंक्शन करता है। उस टाइम एक व्यक्ति को अपने ढंग से समझ में आ गया, लेकिन वो उसको बहुत साइंटिफिकली समझाने में कैपेबल नहीं था कि माइंड की एक्चुअल फंक्शनिंग क्या है। तो अब अगर किसी को, मैं एग्जाम्पल इसलिए सुना रहा हूँ कि ये सारे थ्योरी सिद्धांत और अभी उसको पता चल जाए और किसी छोटे कस्बे, छोटे शहर में वो एबोनाइट का राड लेके मैस्मर बन के बैठ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, उसको भी क्लाइंट मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तमाम लोगों को ये सब जानकारी ही नहीं होगी, टेक्निकल जानकारी। वो कहेंगे नहीं नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप अभी अपने देश में चारों तरफ निगाह दौड़ाइए, तमाम बाबाओं के दरबार से लेकर और तमाम जगहों पर यही सब चल रहा है। साइंस ऑफ सजेशन, दैट इज़ वेरी पावरफुल फिनोमेना, उसी पे सब चल रहा है, सारा कार्य व्यापार उसी पे चल रहा है। तो हम जैसे जैसे चीज़ों को समझते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। डेथ के बारे में मैंने यही कहा कि पुरानी बातों को हटाकर जो सबसे नए से नए कॉन्सेप्ट हैं उसके आधार पर हम समझेंगे तो आसानी होगी और हम तमाम फैंटेसीज से बच पाएंगे और ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे से जी पाएंगे।